तो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। बात मत करिए, बुक ओपन करिए, सीधे बैठ जाइए। वी रीड द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज। हमने पढ़ा संविधान की भूमिका और कानूनों की आवश्यकता के विषय में, जिसमें हमने पढ़ा नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड लॉज, लॉज एंड डिसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, preamble to the constitution, and in preamble we read about sovereign state, socialist state, secular state, democratic state, republican state, and ideals of the Indian Republic. After that we read the salient features of the Indian Constitution, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, in which we read about federalism. It means a federation has two levels or tiers of government, one at the central level and another at the state or regional level. हमने पढ़ा कि फेडरेशन से सेंस ये है कि सरकार का दो लेवल है, दो स्तर है, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पर, रीजनल लेवल। फिर जो है हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का या शासन का संसदीय स्वरूप, यानी कि हमारे यहाँ जो है प्रशासनिक व्यवस्था पार्लियामेंट के थ्रू मेंटेन की जाती है, संसद के थ्रू, यानी कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली चलती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स यानी कि दूसरे मंत्री कानूनों के लिए या कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी कि देश में देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे सुरक्षित रखना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स की है। प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री जो हैं, ये सारी व्यवस्था कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, इस सब के लिए जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री हैं, यानी कि सरकार है, गवर्नमेंट है। द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्री लोग हैं उनके सलाह से काम करते हैं। At the state level, the chief minister and his council of ministers are responsible to the Vidhan Sabha, the legislative assembly, for all their acts. प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद, यानी कि जो उनके साथी मंत्री हैं, वो लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर और उनके सहयोगी मंत्री हैं, वे लोग विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है, संसद है, आपने पढ़ा होगा कि उसमें दो घर हैं। पार्लियामेंट में दो घर यानी कि दो पार्ट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही स्टेट में विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल, जिसमें दो सदन होते हैं, यानी कि दो घर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे सहयोगी मंत्री हैं, वे सभी लोग विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि मंत्री और मुख्यमंत्री, ये लोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि राज्य में
जो भी व्यवस्था करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है, स्टेट को डेवलप करना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है और उनके जो सहयोगी अदर मिनिस्टर्स हैं, दूसरे मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स राज्य की नीति के लिए जो बनाए गए हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व मीन्स ये द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन द पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट टू गिव टू एवरी सिटीजन व्हाट ही रिक्वायर्स, दैट इज लिविंग वेज, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अ क्लीन एनवायरमेंट एंड जस्टिस ऑन इक्वल बेसिस। जैसे देखिए पूरे देश में या एक राज्य में, अभी मैंने बोला कि पूरे देश में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर और उनके जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स हैं, मंत्रीगण हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, उनके जो कोऑपरेटिव मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है कि जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस यानी कि सकारात्मक दायित्व हैं, उनका निर्वहन करना, और ये चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के द्वारा दिखाई जाती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि नीति निर्देशक तत्व, कैसे उनको काम करना है और किन बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर काम करना है। यानी कि देखिए, राज्य की ये जिम्मेदारी है कि देश में, राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो उनकी फंडामेंटल नीड है, आधारभूत जो उनकी आवश्यकता है, वो प्रोवाइड कराएं, यानी कि दें उनको। जैसे मान लीजिए एक नागरिक को जीवन जीने के लिए मजदूरी की ज़रूरत है, यानी कि पैसा कमाने की, तो वो व्यवस्था की वह व्यक्ति पैसा कहाँ कमाएगा, वो करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, सरकार की है। को पर्सन कैसे पैसा कमाए, अपने जीवन यापन की व्यवस्था कैसे करे, तो उसको वो व्यवस्था देने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। फिर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, अच्छा मान लीजिए व्यवस्था दे दिए कि चलिए आपको यहाँ काम मिल जाएगा, लेकिन जहाँ काम करना है, यस, सो ऐसे प्लेस पर काम करने के लिए किसी व्यक्ति को भेज दिया जाए जहाँ काम ज़्यादा करना होता हो और वेज यानी कि मजदूरी यानी कि पेमेंट कम मिलता हो, तो ये गलत है ना। वही कह रहे हैं कि ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मनुष्य की काम करने की जो दशा है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए, यानी कि ऐसे कंडीशन में वह काम करे व्यक्ति कि जो कर पाए। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना। अ क्लीन एनवायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण की व्यवस्था करना। एंड जस्टिस ऑन इक्वल बेसिस, और समानता के आधार पर न्याय की व्यवस्था करना। ये काम सरकार का है, राज्य का है, राष्ट्र का है, देश का है। देश का मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनका है कि सबको समान आधार पर न्याय मिले, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था मिले, लोगों को सही दशा में काम करने की व्यवस्था मिले। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की है। जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी की बहुत अधिक समस्या है। हमारे देश में बहुत अधिक लोग बेरोजगार हैं। डू यू नो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी क्या है आप जानते हैं? केवल इतना ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स यानी कि बेरोजगारी का मतलब है कि आप एक निश्चित मजदूरी पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। जैसे नॉर्मली काम करने का सिस्टम क्या है कि 8 घंटे एक मजदूर काम करता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम करता है व्यक्ति, तो एक नॉर्मल कंडीशन माना जाता है कि 8 घंटे काम करना। तो आप सुने होंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी है और इतना पेमेंट है।
बात समझ रहे हैं? तो एक एवरेज पेमेंट मिलना चाहिए उन 8 घंटों का। ऐसा ना हो कि 10,000 रुपये पेमेंट हो और 12 से 14 घंटे काम करवाया जाए, तो गड़बड़ है ना। बोलिए, जैसे जिनको मजबूरी हो तो काम करेंगे ही, लेकिन ये सिस्टम बेहतर नहीं है। और साथ ही साथ जैसे बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेस हैं जहां फीमेल कैंडिडेट का जो मजदूरी है या सैलरी है वो मेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है और पुरुषों को ज़्यादा मजदूरी मिलती है सेम वर्क के लिए। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेम वर्क है यानी कि एक जैसा काम हो रहा है तो ठीक है, अगर महिला थोड़ा कम भी काम करती है फिर भी वेज जो है, मजदूरी जो है, पेमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए, ऐसा सिस्टम है। तो वही कह रहे हैं, ये जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, सकारात्मक दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने के लिए काम मिले और सही काम मिले। देखिए, आप काम नहीं करना चाहते हैं, यानी कोई आपसे कहे कि चलिए हम आपको 100 रुपये मजदूरी देंगे और आप हमारे घर काम करिए, जबकि मजदूरी 300-400 है ना। बोलिए, नॉर्मल जो मजदूरी है, वेजेस मिलता है वो 300 to 400, सिटीज़ में 500 तक भी मिलता होगा मजदूरों की मजदूरी। अभी मान लीजिए स्किल वालों को छोड़ दीजिए, उनका तो 600, 700, 800 वो डिपेंड करता है कि कौन क्या काम करता है ना। लेकिन अगर 400 वेजेस होना चाहिए है, मजदूरी है, और मिलता है 200 या 250 या 100, तो ये गलत है ना। तो इसका मतलब ये कोई करने को तैयार भी हो गया कि चलिए हम 250 में ही आपका काम कर देंगे, 250 में, तो वो तैयार क्या हुआ? हाँ, क्योंकि उसको नीड है काम की, पैसे की, तो इसलिए वो मजबूर है वर्क करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही समझिए, ये ना समझिए कि वो काम मिल गया उसको तो वो उसकी बेरोजगारी समाप्त होगी, नहीं हुआ। कंटिन्यू उसको उसी मजदूरी पर काम मिले जो जेन्युइन मजदूरी है, वेज है, तब ये माना जाएगा कि उसकी बेरोजगारी समाप्त हुई, उसको काम मिला हुआ है, तब ये कंसिडर किया जाएगा। The purpose of including the directive principles was to ensure social, legal and economic justice to every member of the community। कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान में जोड़ने का मतलब ये है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये उद्देश्य है कि सामाजिक, कानूनी और आर्थिक रूप से सबको न्याय प्राप्त हो, यानी कि सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो, कानूनी न्याय भी मिले, आर्थिक न्याय भी मिले, समुदाय के हर एक मेंबर को, हर एक व्यक्ति को। आर्थिक, वही आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, यानी कि उचित काम मिले और उसकी उचित मजदूरी मिले, कहने का सेंस ये। यस यस बेटा, हाँ नहीं, अगर उनको प्रॉपर यानी कि उचित तरीके से और कंटिन्यूअस हमेशा काम मिला है हुआ है उनके मजदूरी के अकॉर्डिंग, तो समझिए कि उनके पास रोजगार है। जैसे देखिए, रोजगार पाने का मतलब ये नहीं है कि आप IAS बनेंगे तभी आप रोजगार वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तभी आपको रोजगार मिला, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है कि हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा न्यायपालिका को अधिकार दिया गया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। एन इंडिपेंडेंट एंड impartial judiciary is essential in a federation. In a federation, there is always a possibility of jurisdictional conflict between the center and the states or between the states themselves. कह रहे हैं कि फेडरेशन में, फेडरेशन मतलब 2 tier ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। तो इस कंडीशन में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और निष्पक्ष होना, इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
बिना किसी पक्ष के निर्णय देना या बिना किसी पक्ष के खड़ा होना। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, हाँ दैट्स गुड, किसी का साइड उसमें से नहीं लेना, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल, निष्पक्ष। यानी कि वास्तव में न्याय जो कहता है वो सुनाने का काम करना। तो हमारे देश में जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होगा तो पता चले कि सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र सरकार अधिक मजबूत है और राज्य सरकार, भाई मान लीजिए देश तो देश है और राज्य देश के अंदर है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा सा लेवल ऊंचा है ना। तो अगर पक्षपात हो जाएगा तो पता चलेगा कि न्यायपालिका सेंटर का पक्ष ले लेगी और स्टेट को डाउन कर देगी। तो फेडरेशन कहता है, इसीलिए फेडरेशन के सिस्टम में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल का आपस में संघर्ष हो जाता है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, तो संघर्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देखते ही होंगे न्यूज चैनल में नेताओं का अक्सर बहस होता रहता है एक दूसरे से, पक्ष विपक्ष का। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही कंडीशन को बेहतर बनाए रखने के लिए, ताकि अगर संघर्ष हो भी तो न्यायपालिका सही और इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष डिसीजन देगी, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनका जिक्र यानी कि जिनका वर्णन कोर्ट तक नहीं पहुंचा, यानी कि कोर्ट में कोई नहीं बोला कि मतलब ऐसी समस्या इस प्लेस पर है, बहुत बड़ी समस्या कोई है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, ये पावर है कि वह खुद से हस्तक्षेप इंटरफियरेंस कर सकती है, यानी कि स्वतः संज्ञान लेकर उस मामले में बात कर सकती है, बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए है। हाँ समझिए, वही सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। हाई कोर्ट स्टेट लेवल का है नहीं, हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद में है। लखनऊ में उसका एक खंडपीठ है, यानी कि उसका एक पार्ट समझिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है नहीं, हाई कोर्ट हर स्टेट में होगा, या ऐसा हो सकता है कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो, लेकिन लगभग हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, उसको तो उच्चतम न्यायालय कहते हैं। हाँ एक ही, पूरे भारत के लिए एक है वो, यानी यस, हाँ दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर संजीव खन्ना हैं, तो उनको समझिए कि वो हमारे देश में एज अ गॉड है। गॉड इसलिए, भगवान इसलिए कि भाई जो न्याय करता है वही ईश्वर है, तो यही ना माना जाता है, तो वो न्याय के देवता है। यस बेटा, हाँ थोड़ा लाउडली बोलिए। यूटी, यूनियन टेरिटरी, कुछ और बोलिए आप उसको फुल फॉर्म में। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए। समझिए कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो है उस पर सीधे केंद्र का अधिकार होता है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जो होती है। आ रही बात समझिए। चीफ मिनिस्टर कुछ यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जैसे दिल्ली में ही है, मिसेस रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की। आ रही बात समझो, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि होम मिनिस्टर जो है अपने कस्टडी में रखते हैं। वहाँ के पुलिस पर कंट्रोल होम मिनिस्टर का होता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। देखिए कह रहे हैं जैसे स्टेट का किसी दूसरे स्टेट से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, संघर्ष हो जाए, या स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, संघर्ष हो जाए, ऐसे कंडीशन में जुडिशियरी का स्वतंत्र होना और निष्पक्ष होना आवश्यक है। चलिए दैट्स ऑल।